Hey guys, welcome back to my channel. This is Anshika and today I'll teach you second chapter of a book Contemporary World Politics, that is End of Bipolarity. ओके तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर था यूएस हेजेमनी, वो आपके सिलेबस से कम्प्लीटली डिलीट हो गया है और उसके कुछ टॉपिक्स मतलब 2 टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐड हो गए हैं और 3 टॉपिक्स इस चैप्टर में अलग से ऐड हुए हैं। सो डोंट वरी, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मैं आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूंगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब कि द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ था और बायपोलैरिटी का एंड कैसे हुआ था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूनिपोलर वर्ल्ड, जो कि यूएस हेजेमनी का टॉपिक है, जो इस चैप्टर में ऐड हो गया है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफ़गानिस्तान, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो इस चैप्टर में ऐड हुआ है। फिर हमें पढ़ना है गल्फ़ वॉर, ये यूएस हेजेमनी का टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में ऐड हुआ है। फिर हमें पढ़ना है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, उसके बाद ICIS एंड दी 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। सो डोंट वरी, अच्छे से मेरी वीडियोस देख लेना, उसमें मैं सारे टॉपिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एंड ऑफ बायपोलैरिटी। अब बायपोलैरिटी क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया था, कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया था कि बायपोलैरिटी क्या होती है, जहाँ पे 2 सुपर पावर्स होती हैं। ओके तो जो यूएसए और यूएसएसआर थे, उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और उनने हमारे वर्ल्ड को क्या बना लिया था, बायपोलर वर्ल्ड। बायपोलर वर्ल्ड मतलब जहाँ पे 2 सुपर पावर्स होती हैं। तो यूएसए और यूएसएसआर ने हमारे वर्ल्ड को बायपोलर वर्ल्ड बना लिया था। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो वो बायपोलैरिटी थी, जो उन्होंने हमारे वर्ल्ड को बायपोलर वर्ल्ड बनाया था, उसका एंड कैसे हुआ, मतलब कि बायपोलर वर्ल्ड का एंड कैसे हुआ। इसलिए इस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बायपोलैरिटी। ओके अब हमने ये भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि जो यूएसए और यूएसएसआर थे, इनने अलाइंस बनानी शुरू कर दी थी, मतलब वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया था। स्मॉल कंट्रीज़ को अपनी अपनी अलाइंस में लेना शुरू कर दिया था। तो ये जो डिवीज़न था, जैसे यूरोप में हुआ था, ईस्ट यूरोप पूरा यूएसएसआर के साइड चला गया था और वेस्ट यूरोप पूरा यूएसए के साइड चला गया था। तो जो ये डिवीज़न था ये बर्लिन में भी हुआ था। बर्लिन क्या है, अभी जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। तब बर्लिन जो जर्मनी में था, उसमें इन लोगों ने एक वॉल बना दी थी, एक वॉल खड़ी कर दी थी। तो जो ईस्ट बर्लिन था वो यूएसएसआर के साइड था और जो वेस्ट बर्लिन था वो यूएसए के साइड था। जो ईस्ट बर्लिन था वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फॉलो करता था, दैट इज़ सोशलिज़म एंड कम्युनिज़म, और जो वेस्ट बर्लिन था वो यूएसए की आइडियोलॉजी फॉलो करता था, कैपिटलिस्ट। ओके लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज़म। तो इन आइडियोलॉजीज़ में क्या होता है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब मैंने कोल्ड वॉर एरा पढ़ाया था। अभी मैं फिर से बता देती हूँ, जो कम्युनिज़म और सोशलिज़म होता है उसमें सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है, मतलब गवर्नमेंट हर चीज़ कंट्रोल करती है। और जो लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज़म होता है उसमें सब कुछ प्राइवेट ओन्ड होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं और गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है कुछ चीज़ों को। लेकिन जो यूएसएसआर था वहाँ पे हर चीज़ गवर्नमेंट ओन्ड थी और जो यूएसए था वहाँ पे हर चीज़ प्राइवेट ओन्ड थी, मतलब हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर की थी। यूएसएसआर में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। ओके तो जो ईस्ट बर्लिन था वो यूएसएसआर के साइड था और वेस्ट बर्लिन था वो यूएसए के साइड था। तो हुआ क्या था, इन लोगों ने एक वॉल खड़ी कर दी थी बर्लिन को डिवाइड करने के लिए।
तो 9 नवंबर 1989 में क्या हुआ था, लोगों ने उस वॉल को तोड़ना शुरू कर दिया था। तो वो जो वॉल थी वो ग्रेटेस्ट सिंबल थी किसका, कोल्ड वॉर का। और वो वॉल जैसे ही टूटी वैसे ही यूएसएसआर एक के बाद एक डिसइंटीग्रेट होता गया और यूएसएसआर ख़त्म हो गया और यूएसए वर्ल्ड स्टेज पर सुपर पावर बन गया। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूएसएसआर बेसिकली था क्या, उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, उसके बाद उसके डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि 19 नवंबर 1989 में टॉपिल की गई थी क्या, बर्लिन वॉल, विच वॉज द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ये सोवियत यूनियन क्या था और ये कैसे बना था। तो यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 में एक रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद यूएसएसआर बना था, यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था। तो जो ये रिवॉल्यूशन था इट वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म और इनने कैपिटलिज्म को अपोज किया था, मतलब कि सोशलिज्म को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था और कैपिटलिज्म को अपोज किया था और एक एगलिटेरियन सोसाइटी की मांग की थी। एगलिटेरियन सोसाइटी मतलब कि जहाँ पे सब लोग इक्वल हो, कोई ना तो ज़्यादा रिच हो ना तो ज़्यादा पुअर हो, तो उनने ऐसी सोसाइटी की डिमांड की थी। ओके, तो जब ये सोवियत सिस्टम बना था तो इसके मेकर्स ने स्टेट को प्राइमेसी दी थी, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्टेट को दी थी। और इसकी जो पॉलिटिक्स थी, सोवियत यूनियन की जो पॉलिटिक्स थी, यूएसएसआर की जो पॉलिटिक्स थी, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती थी, मतलब कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई भी दूसरी अपोजिशन पार्टी उसमें अलाउ नहीं थी। मतलब जैसे हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं, इलेक्शंस होते हैं, जो जीतता है उस पार्टी की गवर्नमेंट आती है, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और कोई भी अदर पार्टी और अपोजिशन वहाँ पे अलाउड ही नहीं थी। ओके, तो अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो यूएसएसआर के साथ आ गई थी और उनने यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर दिया था, मतलब कि उनकी इकोनॉमी और मतलब हर चीज़ में वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। और उन सारी कंट्रीज़ को, ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ यूएसएसआर के साथ आ गई थी, इन सारी कंट्रीज़ के ग्रुप को क्या बोलते हैं, इन सारी कंट्रीज़ के ग्रुप को बोलते थे सोवियत ब्लॉक या फिर सेकेंड वर्ल्ड। और इन सारी कंट्रीज़ को एक साथ हेल्ड करके क्या रखता था, वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट एक अलाइंस था, मिलिट्री अलाइंस था, जो इन सारी कंट्रीज़ को साथ में हेल्ड करके रखता था। और इसका हेड कौन था, इसका लीडर कौन था, यूएसएसआर। अब जो ये यूएसएसआर था ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक ग्रेट पावर के रूप में इमर्ज हुआ, मतलब ये सुपर पावर तो बना ही था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, हमें पता है। तो इसकी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था उससे इसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एक्सेप्ट यूएसए। ओके, अब हमें कुछ फीचर्स दिए हैं इसकी जो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी उसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जाता है, उसके कुछ फीचर्स दिए हैं बुक में। तो इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, vast energy resources including oil, iron and steel, machinery production and the transport sector that connected its robust areas with efficiency। ये आप याद कर लेना, क्वेश्चन आता है कि जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद जो इनकी यूएसएसआर में एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी जो हर चीज़ प्रोड्यूस करती थी, फ्रॉम अ पिन टू कार, मतलब कि वहाँ पे हर चीज़ प्रोड्यूस होती थी, ये लोग कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते थे। वो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी वो हर चीज़ प्रोड्यूस करती, दो उसके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स होते थे उसकी क्वालिटी से मैच नहीं करती थी, मतलब उससे थोड़ी कम क्वालिटी की होती थी, लेकिन वो हर चीज़ प्रोड्यूस करती थी। और जो सोवियत यूनियन था उसमें हर एक सिटीज़न के लिए गवर्नमेंट इंश्योर करता था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ गवर्नमेंट इंश्योर करती थी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी। और यहाँ पे कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, सब कुछ स्टेट कंट्रोल था, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, हर चीज़ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। लैंड हुआ,
एसेट्स हुए, हर चीज़ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, प्राइवेट ओन्ड कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे हर एक सिटीज़न के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गवर्नमेंट इंश्योर करता था। ओके अब जो ये सोवियत सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक बन गया था, मतलब कि लोगों का दम घुटने लगा था। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफल्ड पीपल्स, मतलब कि वहाँ पे ना तो डेमोक्रेसी थी और ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच था, मतलब कोई भी अपने व्यूज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था ओपनली। तो इससे क्या हुआ, इससे वहाँ के लोगों का दम घुटने लगा और उनको ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ऑथोरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक बन गया था। तो यहाँ के लोग कई बार अपने डिसेंट को, मतलब कि अपनी जो दिल का दुख था उसको कार्टून्स के फॉर्म में और जोक्स के फॉर्म में कई बार रिप्रेजेंट करते थे कि ये लोग कितने ज़्यादा स्टिफल्ड थे उस सिस्टम में। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो हर चीज़ कंट्रोल करती थी, इवन उनके जो कल्चरल अफेयर्स थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती थी। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, सबको अपना कल्चर फॉलो करने की इजाज़त है ना, सब अपना कल्चर फॉलो कर सकते हैं, पर वहाँ पर जो कल्चरल अफेयर्स थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करती थी। और वैसे तो ऑन पेपर जो 15 रिपब्लिक्स थी वो साथ में मिलकर यूएसएसआर बनाती थी, बट एक्चुअली में रशिया जो था वो बाकी की 14 रिपब्लिक्स को डोमिनेट करता था, मतलब कि रशिया को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और रशिया ही सारे डिसीजंस लेता था और बाकी की जो 14 रिपब्लिक्स थी उनको नेग्लेक्ट किया जाता था। अब क्या हुआ, आर्म्स रेस में तो यूएसएसआर यूएसए से मैच करता रहा, मतलब कि आर्म्स रेस में तो वो उससे पीछे नहीं रहा, बट इट लैग्ड बिहाइंड द यूएसए इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ देयर सिटीजन्स। मतलब वो आर्म्स रेस में तो उससे मैच करता था, उससे कहीं पीछे नहीं रहता था, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपने जो सिटीजन्स थे उनकी जो एस्पिरेशंस थी उसको फुलफ़िल करने में वेस्टर्न कंट्रीज़ से पीछे रह गया। ओके जो यूएसएसआर का इन्वेशन था अफ़गानिस्तान में इन 1979, उसने उसको और ज़्यादा वीक कर दिया। ओके तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद से वहाँ पर कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज बढ़ गई, जिससे इंपोर्ट्स बढ़ गए और इंपोर्ट्स बढ़े तो उनका खर्चा भी बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, लेट 1970s में जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट बन गई। स्टैग्नेंट मतलब कि जो कि आगे ना बढ़ रही हो, एक जगह पे रुक गई हो, मतलब कि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रही थी और स्टैग्नेंट हो गई थी, जिससे लोगों में और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि इतनी अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के बाद भी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ से इतने पीछे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो अब क्या होता है, 1985 में मिखाइल गॉर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना सोवियत यूनियन की, उसके जनरल सेक्रेटरी कौन बन जाते हैं, मिखाइल गॉर्बाचेव। अब ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं जो सोवियत सिस्टम है उसमें थोड़ी सी रिफॉर्म्स लाते हैं, मतलब कि उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं, उसको थोड़ा सा डेमोक्रेटाइज करते हैं, वहाँ के पीपल्स को थोड़ी सी छूट देते हैं। तो उनको दो रीज़न्स की वजह से रिफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट लगती हैं। कौन कौन से रीज़न्स की वजह से, सबसे पहले तो वो सोचते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो भी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहे हैं उससे हमारे सोवियत यूनियन के जो सिटीजन्स हैं वो अपडेटेड रहें, मतलब उनको पता रहे कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहे हैं। सोवियत यूनियन के जो भी सिटीजन्स थे उनको नहीं पता चलता था कि वहाँ पर क्या चल रहा है, और ये भी नहीं पता था कि जो उनका जो सोवियत यूनियन है वो टेक्नोलॉजिकली उनसे ज़्यादा बैकवर्ड है, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज़ टेक्नोलॉजिकली उससे अच्छी हैं सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन के सिटीजन्स को ये नहीं पता था। तो सबसे पहले तो उन्हें लगा कि उनको पता होना चाहिए जो भी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है उसके बारे में।
और सेकेंडली वो नॉर्मलाइज करना चाहते थे अपने रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज़ से। जो हमें पता था इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन बने बैठे थे, तो ये चाहते थे इस दुश्मनी को ख़त्म करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस को थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि हम सोवियत यूनियन को डेमोक्रेटाइज़ कर देते हैं और वहाँ के लोगों को थोड़ी छूट दे देते हैं। बट जो उनका ये रिफॉर्म का डिसीज़न था, इसके बहुत अलग ही इफ़ेक्ट्स हुए जो कि उनने कभी भी एंटिसिपेट नहीं किए थे। क्या हुआ, जो वहाँ के लोग हैं ना, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो उनके मतलब अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनको पता चल जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो उनसे ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे से फ्रीली रहते हैं उनसे, तो वो अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर देती हैं। तो अब जो मिखाइल गोर्बाचेव ने डेमोक्रेसी लाई थी सोवियत यूनियन में, जो वो डेमोक्रेटाइज़ कर रहे थे वहाँ के सिस्टम को, उससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी थी। किन लोगों को प्रॉब्लम थी उससे? ऑब्वियसली जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको उससे प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज मिलते थे, उनका कंट्रोल पूरे सोवियत यूनियन पे रहता था। अब उनके हाथ से कंट्रोल निकलता जा रहा था, इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब उनने क्या किया, 1991 में अ कूप टुक प्लेस। कूप मतलब सत्ता पलट होता है ना, जैसे ऐसा होता है कि जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा के कोई और उसकी कुर्सी पे आ जाता है गवर्न करने कंट्री को। ऐसा पाकिस्तान में भी हुआ था, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो वैसा कुछ होता है, वो मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिया जाता है और सोवियत यूनियन में से डेमोक्रेसी वो लोग हटाने लगते हैं। तो क्या होता है, अब जो लोग हैं उनने फ्रीडम को टेस्ट कर लिया था। बुक में ऐसे ही लिखा है कि फ्रीडम को अब उनने टेस्ट कर लिया था और अब वो जो ओल्ड स्टाइल रूल था कम्युनिस्ट पार्टी का वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो अब क्या होता है, अब लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगते हैं और उस प्रोटेस्ट में नेशनल हीरो बन के कौन इमर्ज होता है? बोरिस येल्त्सिन। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे कोई भी प्रोटेस्ट होता है उसमें जो लीडर होता है वो प्रोटेस्ट में आगे खड़ा रहता है, वैसे ही वहाँ पर बोरिस येल्त्सिन एक हीरो की तरह इमर्ज होते हैं। इस जो कूप हुआ था 1991 में, इसको अपोज करते हैं वो। तो अब क्या होता है, जो रशियन रिपब्लिक थी वहाँ पर इलेक्शन जीत जाते हैं। कौन? बोरिस येल्त्सिन रशियन रिपब्लिक में पॉपुलरली इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब इलेक्शंस जीत जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अब रशिया तो पता ही था हमें कि वैसे तो 15 कंट्रीज़ से मिलकर सोवियत यूनियन बनता था पेपर पर, लेकिन रशिया सारी रिपब्लिक्स को डोमिनेट करता था। अब वो रशिया में ही इलेक्शंस जीत गए तो सारा कंट्रोल तो उनके हाथ में आ ही जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, power began to shift from the Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union। ठीक है, तो अब जो सोवियत सेंटर मतलब एक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के पास सारी पावर्स थी, वो है ना, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं रिपब्लिक्स के पास। मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी सारी 14 अदर रिपब्लिक्स को डोमिनेट करती थी, वो जो पार्टी से वो पावर शिफ्ट होने लगती है कहाँ पे? रिपब्लिक्स के पास। ओके, और मोर यूरोपियनाइज्ड पार्ट में ये ज़्यादा होता है। ओके, अब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ होती हैं वो नहीं चाहती कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो और उनको फ्रीडम मिले। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती हैं और उसको जो सोवियत यूनियन है उसके अंडर में रहने से बहुत प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि उनको फ्रीडम मिले। अब क्या होता है, इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ Boris Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of the USSR, declared that the Soviet Union was disbanded. Communist Party was banned and capitalism and democracy were adopted. Okay, तो दिसंबर 1991 में 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर कर देती हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बैन हो चुकी है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो चुका है और अब जो सोवियत यूनियन जो भी ये रिपब्लिक्स हैं, तीनों जो भी सोवियत यूनियन की रिपब्लिक्स हैं वो आगे डेमोक्रेसी से चलेंगी। ओके, नाउ द
Declaration of the disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of Independent States came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. अभी मैंने बताया था कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी वो चाहती नहीं थी कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो और सब लोग अलग अलग हों, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलता था। तो अब जब ये 3 रिपब्लिक्स डिक्लेयर कर देती हैं कि USSR डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स होती हैं उनको बहुत शौक लगता है, वो बहुत शौक में आ जाते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि डिसइंटीग्रेट हो और अचानक से वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं, तो उनको बहुत शौक लगता है। The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. CIS क्या था? Commonwealth of Independent States. तो जो ये रिपब्लिक्स थी, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थी और इनका जो एक्सक्लूजन था वो बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि ये एक्सक्लूड हो गई थी अब सोवियत यूनियन से। तो उसके लिए एक मतलब उसका हल निकाला, उसके लिए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन, और इन सारी स्टेट्स को उसका मेंबर बनाया गया। ओके, अब क्या हुआ? अब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई। कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो गई, बट जो उसने इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स वगैरह इकट्ठी करके रख दी थी कंपटीशन के लिए, उसको कौन रखेगा? उसको किसने रखा? रशिया ने रखा। उसकी जगह किसने ली? रशिया ने ली। UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी रशिया ने उसकी जगह ली। ओके, जैसे कि राजा होता है, राजा मर जाता है तो बेटा उसका राज संभालता है, वैसे ही रशिया ने USSR के मरने के बाद, उसके ख़त्म होने के बाद UN में उसकी सीट ली और उसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स रखे, उसकी सारी ट्रीटीज़ वगैरह एक्सेप्ट की। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गई। तो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के पीछे क्या रीजंस थे, हम इस टॉपिक में वो देखेंगे। फर्स्टली, इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि वहाँ की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो वीक हो गए थे। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो वहाँ के लोगों को भी पसंद नहीं आ रहे थे, और वो अपने खुद के सिटीजन्स की जो एस्पिरेशंस थी वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, और इकोनॉमिकली भी वो बहुत बैकवर्ड हो गए थे। जब उनने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन किया था उस टाइम पर भी हमने देखा था कि उनकी इकोनॉमी पर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। सेकेंडली, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मैनी ईयर्स लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेजेस। तो जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था वहाँ पे, मतलब स्टैग्नेशन मतलब कि रुक जाना, इकोनॉमिक ग्रोथ ना होना, इकोनॉमी एक जगह पे रुक जाना। तो जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वहाँ पे हुआ था उसकी वजह से वहाँ पे बहुत कंज्यूमर शॉर्टेज होने लगी थी। इसकी वजह से वहाँ के सिटीजन्स अपने सिस्टम को क्वेश्चन करने लगे थे कि तुम लोग कर क्या रहे हो। तो अब ऐसा क्या हुआ जो सोवियत यूनियन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इतना ज़्यादा वीक हो गया, इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट हो गया? ऐसा क्यों हुआ? तो आंसर इज़ पार्शियली क्लियर। हमें पहले से पता है कि उसने अपनी बहुत सारी रिसोर्सेज न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने में लगा दी थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। Because the Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system. तो उसने क्या किया था? उसने USA से कंपटीशन करने के लिए अपनी बहुत सारी रिसोर्सेज किस में वेस्ट कर दी थी, किस में लगा दी थी? न्यूक्लियर वेपन्स में, सैटेलाइट्स में, इन्हीं सब में उसने अपने बहुत सारी रिसोर्सेज लगा दी थी, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया था। एंड ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advancement of the West. अब क्या हुआ? गॉर्बाचेव के रिफॉर्म लाने के पहले लोगों को लगता था कि सोवियत यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज से बेटर है, टेक्नोलॉजिकली भी वो ज़्यादा बेटर है, उनसे हर चीज़ में वो ज़्यादा बेटर है। बट जब उनको पता चला कि वेस्टर्न कंट्रीज़ उनसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं, वहाँ के लोग उनसे ज़्यादा फ्रीली और अच्छे से रहते हैं, तो उनको वो अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लगे। गॉर्बाचेव ने जब रिफॉर्म्स लाई उसके बाद लोगों को पता चला कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो सोवियत यूनियन से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और उनसे बहुत बेटर हैं। तो इसीलिए लोगों को एक साइकोलॉजिकल शॉक लगा, मतलब
उनको अभी तक यही कहा जाता था कि सोवियत यूनियन वेस्टर्न कंट्रीज से बेटर है, बट जब उन्हें खुद रियलिटी दिखी कि वो कितना एडवांस्ड है और सोवियत यूनियन कितना ज़्यादा पीछे है उनसे, तो एक ये उनके लिए साइकोलॉजिकल शॉक था। नेक्स्ट इज स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस, कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 ईयर्स, वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। अब जो सोवियत यूनियन था वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही सेंस में स्टैग्नेंट हो गया था, और जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी जो उन लोगों को मोर देन 70 ईयर्स से रूल करती आ रही थी, वो अकाउंटेबल नहीं थी उनके लिए, ठीक है। तो इससे उन लोगों को और ज़्यादा लगा कि हमारे सिस्टम में और रिफॉर्म्स आनी चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, ओके। उसके बाद फिर स्लो एंड स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट करप्शन एंड द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स, मतलब वहाँ पे बहुत सारा करप्शन भी था। अब जो पार्टी के मेंबर्स थे वो करप्शन तो ऑब्वियसली करते ही होंगे, ऊपर से जो वहाँ के लोग थे जब उनने क्वेश्चन करना शुरू किया तो पार्टी, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो अपनी मिस्टेक्स को सुधार भी नहीं पा रही थी, मतलब कि वो अपने लोगों के एस्पिरेशंस को तब भी फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। और सेकेंडली जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज भी मिलते थे। जो वहाँ के कॉमन सिटीजन्स थे उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता था, बट जो लीडर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज मिलते थे, मतलब कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, बहुत आलीशान मकान में रहते थे ऐसे। लेकिन जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे उनके लिए तो बस मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही देता था गवर्नमेंट। तो इससे उन लोगों में और गुस्सा आया कि तुम खुद तो बहुत आलीशान कार में घूम रहे हो, आलीशान घर में रह रहे हो, और हमें सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रहे हो। इसीलिए लोगों ने और ज़्यादा प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ ये भी निकल कर आती है कि जब गॉर्बेचोव ने बोला था कि वो डेमोक्रेसी लाएगा, वो सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जितना टाइट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा लूज़ करेगा और लोगों को फ्रीडम देगा, तो फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ ही क्यों? तो यहाँ पर जो आंसर है वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट जो इमीडिएट जो आंसर निकल कर आता है वो यही है कि जो गॉर्बेचोव था उसने बोला था कि वो धीरे धीरे कर सब कुछ प्राइवेटाइज कर देगा और डेमोक्रेसी लेकर आ जाएगा। बट कुछ लोग जो सिटीजन्स थे उनको ये लग रहा था कि गॉर्बेचोव बहुत धीरे धीरे सब कुछ कर रहा है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, मतलब वो चाहते थे, वो बहुत इम्पेशेंट हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि इतने स्लोली जो अपने रिफॉर्म्स का है वो इम्प्लीमेंट क्यों कर रहा है, ओके। तो और जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उनका व्यू बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज मिलते थे, तो वो तो चाहते ही नहीं थे कि डेमोक्रेसी आए और लोगों को उनके राइट्स मिले। तो उन्हें लगा कि जो गॉर्बेचोव है वो बहुत जल्दी बहुत फास्टली मूव कर रहा है, बहुत जल्दी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इन दिस टग ऑफ वॉर, मतलब इस टसल के बीच में जो गॉर्बेचोव होता है वो दोनों साइड से सपोर्ट लॉस्ट कर देता है, ना तो पीपल उसको सपोर्ट करते हैं, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स सपोर्ट करते हैं। इवन जो लोग उसके सपोर्ट में थे वो भी अगेंस्ट में हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो अपनी खुद की पॉलिसीज़ को ठीक से डिफेंड नहीं कर पा रहा है। तो ये भी एक रीज़न था डिसइंटीग्रेशन का। जो भी रीजंस हमने अभी तक देखे हैं बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इट माइट बी पॉसिबल कि ये रीजंस, मतलब ये सारे रीजंस ना हो उसके डिसइंटीग्रेट होने के पीछे, बट एक बहुत ही इमीडिएट रीज़न है जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था। वो क्या है? द राइज ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड सोवर्निटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया और बहुत सारी रिपब्लिक्स में, सोवियत यूनियन की बहुत सारी रिपब्लिक्स में जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था। अब यहाँ पर भी दो व्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सोवियत यूनियन था वो बहुत ही बड़ा, मतलब एक बहुत ही बड़ी कंट्री थी, 15 रिपब्लिक्स थी उसमें, तो अगर गॉर्बेचोव की रिफॉर्म्स नहीं भी आती तब भी उसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे उसकी वजह से ये डिसइंटीग्रेट होता ही एक दिन। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, नेशनलिज्म की फीलिंग तो बढ़ रही थी लोगों के अंदर और इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी डिसइंटीग्रेशन होता, लेकिन जो गॉर्बेचोव की रिफॉर्म्स थी उसने इसको और स्पीड अप कर दिया, मतलब गॉर्बेचोव की रिफॉर्म्स की वजह से डिसइंटीग्रेशन और जल्दी हो गया।
तो ये दो व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर। आयरनिकली जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी कहाँ पे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बट ऐसा तो नहीं हुआ। हमने पहले भी देखा था सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो थी वो तो सोवियत यूनियन में रहना चाहती थी। ऐसा क्यों लगा था उन लोगों को कि वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? क्योंकि जो वहाँ के लोग थे उनमें एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, इसलिए लोगों को लगा, और वो बहुत बैकवर्ड भी थी, तो इसलिए लोगों को लगा कि नेशनलिज्म की फीलिंग उन लोगों में ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो प्रॉस्परस और यूरोपियन स्टेट्स थे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग ज़्यादा रही, और मतलब उनने यही कंक्लूड किया कि जो प्रॉस्परस स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे कर रही हैं जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं सेंट्रल एशिया की, उनको अपने साथ रखने के लिए, मतलब उनको सोवियत यूनियन में रखने के लिए। हमें पता है कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, इसलिए वो सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट नहीं होने देना चाहती थी, वो सोवियत यूनियन में ही रहना चाहती थी, उससे उनको फ़ायदा होता था। तो उनको फ़ायदा कहाँ से होता था? उनको फ़ायदा प्रॉस्परस स्टेट्स से ही तो होता था। तो प्रॉस्परस स्टेट्स को ये भी लगा कि वो उन लोगों को साथ में रख के खुद ही अपना खर्चा बढ़ा रही हैं, खुद ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा पे कर रही हैं, हाई पे कर रही हैं उन लोगों के लिए। तो इसीलिए भी डिसइंटीग्रेशन और जल्दी हो गया। लेट्स स्टार्ट अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो वैसे तो डिसइंटीग्रेशन के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज थे, बट इस टॉपिक में हमें ब्रॉडली 3 चेंजेस बताए हैं, 3 काइंड ऑफ चेंजेस बताए हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस थे डिसइंटीग्रेशन के। फर्स्टली सबसे पहले तो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस एंड हो गई। हमें पता है जब सोवियत यूनियन ही नहीं रहा तो कोल्ड वॉर कैसे रहेगा। जो बायपोलैरिटी थी वो एंड हो गई, इसलिए इस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बायपोलैरिटी। तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, तो कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस भी ख़त्म हो गए, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है वो भी ख़त्म हो गया। और हमें ये पता चला कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि बाद में सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज़ थी उनने भी वही अडॉप्ट कर ली थी। और जो आर्म्स रेस थी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो भी ख़त्म हो गई, और एक पीसफुल माहौल बन गया था, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आर्म्स रेस ख़त्म हो गई थी। सारे वर्ल्ड को लगा था हाँ अब तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, अब कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी इन दोनों के बीच में, क्योंकि कोल्ड वॉर एंड हो चुकी है। ओके। सेकेंडली जो पावर रिलेशंस थे वर्ल्ड में वो चेंज होने शुरू हो गए थे, और अब 2 ही ऑप्शंस निकल कर आ रहे थे कि या तो वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब जहाँ पे सिर्फ एक सुपर पावर हो, सोल सुपर पावर हो, और वो ही पूरे वर्ल्ड पे राज करे। और मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब कि बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज ऐसा सुपर पावर इमर्ज हो और कोई भी एक कंट्री पूरे वर्ल्ड पर राज ना करे। ठीक है, तो हुआ क्या था, हमें पता है कि यूएसए एक सोल सुपर पावर थी जिसने पूरे वर्ल्ड को यूनिपोलर वर्ल्ड बना लिया था और वर्ल्ड पे राज करना शुरू कर दिया था। हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते यूएस हेजेमनी वाले में उसके बारे में डिटेल में, बट वो चैप्टर अभी डिलीट हो गया आपकी सिलेबस से, और उसके 2 टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐड हो गए हैं जो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। ओके, तो अब हुआ क्या, जो कंट्रीज सोवियत यूनियन से डिसइंटीग्रेट हुई थी उनके ग्रेट एडवाइजर्स बन गए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, क्योंकि इनने उनको लोन देना स्टार्ट कर दिया अपनी इकोनॉमी के ट्रांजिशन के लिए। पहले वो क्या थी, पहले वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म पे बेस्ड थी उनकी आइडियोलॉजीज़, बट अब उन्हें अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाना था। तो उस ट्रांजिशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो थे उनने उनको लोन दिया, इसलिए वो उनके ग्रेट एडवाइजर्स बन गए। ओके, और ऐसा माना जाने लगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ट फॉर्म है इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और लिबरल डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ट फॉर्म टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। बहुत सारी कंट्रीज़ ने लिबरल डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली। ये सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस था डिसइंटीग्रेशन का। थर्ड क्या हुआ, जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ बहुत सारी न्यू कंट्रीज़ इमर्ज हो गई। हमें पता है उसके साथ जितनी भी रिपब्लिक्स थी वो सारी
अलग अलग हो गई तो बहुत सारी न्यू कंट्रीज़ इमर्ज हुई, और वो सारी न्यू कंट्रीज़ अब इंडिपेंडेंट थी, उनके पास अपनी अपनी चॉइस थी। तो जो कुछ कंट्रीज़ थी वो नाटो को ज्वाइन करना चाहती थी, और कुछ कंट्रीज़ मोस्टली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो चाहती थी कि वो अभी भी क्लोज टाइज़ रखें, किसके साथ, रशिया के साथ, जो सोवियत यूनियन का सक्सेसर बन के सामने आया था ना, उसके साथ वो चाहती थी कि वो क्लोज टाइज़ रखें, और वेस्टर्न कंट्रीज़ यूएस के साथ भी वो अपने क्लोज टाइज रखें, और चाइना के साथ भी। तो ऐसे वर्ल्ड स्टेज पर बहुत सारे न्यू प्लेयर्स इमर्ज होने लग गए थे। सबकी अपनी आइडेंटिटी, इंटरेस्ट और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ थी। दिस टॉपिक इज़ completed. Remaining topics of this chapter will be taught in part 2 of this video. Stay tuned. Please like, share and subscribe.